दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हम कवर करने वाले हैं जल परिवहन के साथ साथ वायु परिवहन के कुछ सवालों को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आनंद आएगा आपको पढ़कर। स्क्रीन पर बहुत सारे सवाल दिख रहे होंगे, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज आप सभी को देने वाला हूं। आज हमारा 116 नंबर का लेक्चर है दोस्तों। टोटल अगर लेक्चर की बात करें तो आज हमारा 446 नंबर का लेक्चर है। 446 ये अपने आप में मायने रखता है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 13,380 सवाल अब तक हम लोग अपनी इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी क्लास में हमने आपको पूरे 5 विषय पढ़ा चुका हूं, पूरा डिटेल में समाप्त कर दिया हूं। पूरा प्राचीन, पूरा मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास ये समाप्त हो चुका है। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं बचा है जिस पर हमने चर्चा न किया हो। पूरा संविधान आपको पढ़ा दिया गया, साथ ही साथ दोस्तों विश्व का भूगोल पूरा पढ़ा दिया गया। एक भी ऐसा टॉपिक, चैप्टर नहीं है जिस पर चर्चा ना हुआ हो। अब इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोग अपने 116 नंबर के लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है बहुत डीप में स्टडी कराई जा रही है। आपके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा फायदेमंद है। स्क्रीन पर कई सारे सवाल दिख रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपको इनमें से 5 सवाल का भी जवाब नहीं पता होगा। आप ट्राई करके देख लो। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, मान लीजिए परीक्षा में आ गया तो क्या जवाब आपके पास है? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? या भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत में कौन सा लैगून बंदरगाह है, उसका नाम बताना है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये कहां पर बना हुआ, किस राज्य में? कलकत्ता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारत में सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? सागरमाला परियोजना की घोषणा कब की गई? इस तरह के तमाम सवालों पर हम आज अपनी क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास में जुड़ेंगे तो फायदा आपको अवश्य मिलेगा। हमने देखिए बहुत सारे बैच भी बना रखे हैं। ये सभी के सभी बैच दोस्तों हमारे अपने खुद के द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो आप आइए, एक मौका दीजिए हमें, हमारे साथ पढ़िए। हिंदी के साथ साथ दोस्तों जीएस का भी अद्भुत नॉलेज आपको हो पाएगा। यहाँ प्राचीन और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों, आधुनिक भारत का इतिहास, ये दोनों अभी नए बैच लॉन्च किए गए हैं। एक टेस्ट सीरीज में मैंने लॉन्च किया 49 में 1 ईयर। जी हाँ दोस्तों, 49 रुपए में अनलिमिटेड एग्जाम आपको देने का मौका मिलेगा पूरे 1 साल तक के लिए। अब सोचिए, इतने कम प्राइस में कहीं भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। ध्यान दीजिएगा, 446 नंबर का लेक्चर है। 13,380 सवाल आपके तैयार हो रहे हैं। पहला सवाल दे रहा है कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों, परीक्षा में सवाल आएगा तो बताइएगा ये गोवा में स्थित है। ठीक है, वैसे भी दोस्तों वाटर एक्टिविटी करने के लिए लोग गोवा जाते हैं, मजे करने के लिए, ठीक है, समुद्र में। ठीक है, उससे आप याद रखेंगे जल क्रीड़ा संस्थान ये गोवा में है। कब बना था दोस्तों? तो 1990 ईस्वी में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, जल क्रीड़ा संस्थान। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, वो भी विश्व का। तो याद रखेगा, कम से कम 2 आपको याद रखना चाहिए। पहला याद रखेगा संघाई। ठीक है, संघाई बंदरगाह जो है दोस्तों, संघाई बंदरगाह जो है, ठीक है, ये आपके चीन में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा नंबर है सिंगापुर का। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर बंदरगाह। ठीक है, सिंगापुर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपके सिंगापुर में ही स्थित है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत का स्थान समझ लीजिए टॉप 20 में भी नहीं आता है। ठीक है, ये स्थिति है भारत की। ठीक है, अभी बहुत पीछे है भारत इस मामले में, ये सबसे बड़े बंदरगाहों में आता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा? अगर देखा जाए कि भारत में, संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह को यह दर्जा दिया जाता है। किसे दिया जाता है? कांडला बंदरगाह को यह दर्जा दिया जाता है, कांडला बंदरगाह। अब दोस्तों कांडला बंदरगाह का नाम बदल चुका है। अब इसे कहा जाता है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या कहते हैं? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, अब इसका नाम जो है चेंज हो गया। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये नहीं, ये सबसे बड़ा पूछा है ना, ये तो ज्वारी बंदरगाह मैंने बता दिया। सबसे बड़ा में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, सॉरी। ठीक है, नोट कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है दोस्तों, ये सबसे बड़ा है। इसी बंदरगाह का
पूर्व नाम दोस्तों क्या था, नावा सेवा। इसका पुराना नाम क्या था, पूर्व नाम इसका था नावा सेवा, ठीक है, नावा सेवा पोर्ट के नाम से इसे जानते थे। ये कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, और जो आपने कांडला बंदरगाह देखा इस पर भी दोस्तों बहुत दबाव है, लेकिन ये आयात के लिए जाना जाता है एक चीज, और दूसरा ज्वारी बंदरगाह के रूप में इसको मान्यता मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कृष्णापत्तनम, चाहे कृष्णापत्तनम लिखिए चाहे कृष्णापट्टनम लिखिए, जैसे विशाखापट्टनम है ना उसी तरह से यह क्या है दोस्तों, कृष्णापट्टनम है, ठीक है। सवाल दे रहा है कि कृष्णापट्टनम बंदरगाह ये कहां पर स्थित है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक सवाल और बन सकता है कि आंध्र प्रदेश में कहां पर स्थित है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है दोस्तों, नेल्लोर जिला। कौन सा जिला, नेल्लोर जिला। यह नेल्लोर जिले में स्थित है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि किस तट पर स्थित है, तट के बारे में पूछ दे तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा यह कोरोमंडल तट है। कौन सा तट है, यह कोरोमंडल तट है। और अगर खाड़ी पूछ दे तब क्या बताएंगे, यह बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। और दिशा पूछ दे तो बताएगा पूर्वी तट है, ठीक है। कौन सा तट है, पूर्वी तट। तो इतना उत्तर इसका बन सकता है। पता नहीं आपके परीक्षा में क्या ऑप्शन देगा, जो भी ऑप्शन दे आप इसी के अनुरूप जो है अपना जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अगला सवाल, भारत का कोयले से संचालित 12वां प्रमुख पत्तन, ठीक है, 12वां प्रमुख पत्तन ये भी नया दोस्तों है और कोयले से संचालित पत्तन है। ये कहां पर विकसित किया गया दोस्तों, वही एन्नौर वाला भाई, एन्नौर पोर्ट के बारे में सुना था, ठीक है, एन्नौर पोर्ट, ठीक है, एन्नौर बंदरगाह के बारे में सुना होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बुलाते हैं, इसी को हम कामराज बुलाते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बुलाते हैं, कामराज बंदरगाह बुलाते हैं। और इसके बारे में दो तथ्य और आप याद रखिएगा, इसी को भारत का पहला निगमित बंदरगाह कहा जाता है, निगमित बंदरगाह, या आप कह सकते हैं कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, ठीक है। तो निगमित बंदरगाह या फिर कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यह कोयले से संचालित है और 12वें नंबर का है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला दे रहा है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहां स्थित है दोस्तों, यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, पारादीप बंदरगाह। सवाल ये दे रहा है कि उड़ीसा राज्य में इस पारादीप बंदरगाह की स्थापना दोस्तों कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। 1962 वही साल है जिस साल इंडो चाइना वार हुआ था। क्या हुआ था, इंडो चाइना वार, ठीक है, भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था, इसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत सरकार द्वारा मान्यता जो मिली है, भारत सरकार द्वारा मान्यता जो मिली है वो 66 में मिली है, ठीक है। वह मान्यता कब मिली दोस्तों, तो मान्यता 1966 में मिला है। इसलिए 62 और 66 दोनों आप याद रखेंगे, 62-66 दोनों, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया था 62 में और भारत सरकार इसको अपनी तरफ से मान्यता देती 66 में। तो दोनों तथ्य आप याद रखेंगे। ये मैं किसके बारे में बता रहा हूं, ये पारादीप बंदरगाह के बारे में बता रहा हूं, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कह एन्नौर बंदरगाह को किसके सहयोग से दोस्तों विकसित किया गया था, एन्नौर बंदरगाह का ही दूसरा नाम मैंने क्या बताया, कामराज बंदरगाह, ठीक है। इसी को मैंने क्या कहा, यह कौन सा बंदरगाह है, इसका एक अन्य नाम है कामराज बंदरगाह, ठीक है। यह एन्नौर जिले में स्थित है दोस्तों, एन्नौर जिले में स्थित है। और यह कहां पर स्थित है दोस्तों, आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ इसको याद रखेंगे, यह कोरोमंडल तट पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। और इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से विकसित किया गया था, ठीक है, एशियन विकास बैंक, ठीक है, एशियन विकास बैंक, ठीक है, एशियन विकास बैंक के सहयोग से, जिसे हम एडीबी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके सहयोग से इस एन्नौर बंदरगाह को विकसित किया गया था। इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था, इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था, परीक्षा में आता है तो बताएगा 1966 में। कब हुआ था, 1966 में। तथ्य भी आप याद रख सकते हैं। कह रहा भारत में कौन सा बंदरगाह लैगून परिस्थित है, लैगून परिस्थित है, इसीलिए इसे हम लैगून बंदरगाह भी बुलाते हैं। लैगून दोस्तों एक प्राकृतिक संरचना होती है, ठीक है। लैगून क्या होता है दोस्तों, एक प्राकृतिक संरचना होती है, ठीक है। जिस तरह से बंदरगाह को कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ये प्राकृतिक तरीके से बना हुआ आप बंदरगाह कह सकते हैं। और ये कौन से बंदरगाह की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं कोचीन बंदरगाह की। किसकी बात कर रहा हूं,
कोचीन बंदरगाह की बात कर रहा हूं। कोचीन बंदरगाह को ही हम कोच्चि बुलाते हैं, ठीक है, कोच्चि पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और एक कोच्चि पोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे केरल राज्य में स्थित है। केरल में कहां पर दोस्तों, तो केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। केरल में कहां पर, केरल के एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम जिले में दोस्तों यह स्थित है, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह, इसे आप याद रखेंगे, जो कि एक लैगून बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, कह रहा भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, क्योंकि पहला पूछेगा दोस्तों, मान लीजिए अगर पहला पूछ देता तो पहला कृत्रिम बंदरगाह जो है दोस्तों, ये एक बार आप कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा तो नावा शेवा वाला है, जिसे आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं जिसकी बात कर रहा हूं दूसरे नंबर पे, ये है दोस्तों चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह का नाम याद रखेंगे, यह सबसे पुराना है। साथ ही साथ यह कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक रूप से नहीं विकसित है, कृत्रिम बंदरगाह है, इसे आप याद रखेंगे। इसी को पुराने समय में मद्रास बंदरगाह भी कहा जाता था, इसे मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल आपके लिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह किस राज्य में स्थित है। बहुत आसान सा सवाल दे दिया दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में कहां पर दोस्तों, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है। और इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, इसी का अन्य नाम था नावा शेवा, ठीक है। इसी का अन्य नाम क्या है, इसी का अन्य नाम था नावा शेवा बंदरगाह, ठीक है। नावा शेवा बंदरगाह इसी को बुलाते हैं, ये तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। फटाफट उत्तर दीजिए, सवाल आया नहीं, एकदम सोचना नहीं, एकदम रफ्तार में आपको जवाब देना, रफ्तार में भाई, ठीक है। पढ़िए आराम से। भारत का कौन सा बंदरगाह आयात नौभार, ध्यान दीजिएगा, आयात नौभार का उच्चतम टन दोस्तों वहन करता है। ध्यान सोचिएगा, अभी पीछे मैंने बताया था आयात के लिए कौन सा जाना जाता है, कांडला बंदरगाह। और यहां पे दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पूर्वी और पश्चिमी तट, ठीक है। अगर आप यहां पे पश्चिमी तट की बात करेंगे, अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो जवाब अलग होगा, और अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो जवाब अलग होगा, ठीक है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, अगर हम पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें बताना पड़ेगा कांडला बंदरगाह, ठीक है। कांडला पोर्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। कांडला पोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है, या बंदरगाह, एक ही बात है, ठीक है। और यह कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है पूर्वी तट पर, यह है दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा, विशाखापट्टनम पोर्ट। और ये आपके कहां पर दोस्तों, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों जगह पर आयात नौभार का उच्चतम टन वहन कौन सा बंदरगाह करता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। प्लस एक चीज और यहां पे आप याद रखेंगे, ये जो ये वाला पोर्ट है विशाखापट्टनम है, इसे पूर्व का गहना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पूर्व का गहना कहते हैं। आप समझिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां दोस्तों, इसे पूर्व का गहना कहा जाता है, किसे, विशाखापट्टनम बंदरगाह को। आगे देखिए, कह रहा आंध्र प्रदेश का कौन सा बंदरगाह नगर है, कई सारे हैं आंध्र प्रदेश में, दो बड़े बंदरगाह नगर के रूप में आप याद रख सकते हैं। एक तो काकीनाडा को याद रख सकते हैं, ठीक है, काकीनाडा, और दूसरा दोस्तों विशाखापट्टनम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों दोस्तों एक तरह से क्या हैं, बंदरगाह नगर हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोनों ही कहां पर स्थित हैं दोस्तों, आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहां पर स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यह शिपयार्ड लिमिटेड क्या करता है दोस्तों, कई काम करता है। पहला काम करता है जहाज निर्माण, क्या करता है, जहाज निर्माण। दूसरा काम क्या करता है दोस्तों, जहाज मरम्मत, ठीक है, जहाज का निर्माण भी करता है और जहाज का मरम्मत भी करता है, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और ये आपके कहां पर स्थित है, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो है दोस्तों वहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैं आंध्र प्रदेश में, और डिटेल पूछेगा तो क्या बता देंगे, विशाखापट्टनम में स्थित है, विशाखापट्टनम में स्थित है, ठीक है। विशाखापट्टनम कहाँ दोस्तों, ये पूर्वी तट का हिस्सा है, पूर्वी तट का हिस्सा है, और इसे पूर्व का गहना भी कहा जाता है। यहीं पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है स्थित है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है मझगांव डॉक्स, ठीक है।
मझगांव डाक दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो जगह का नाम ही दोस्तों क्या है, मझगांव है। ठीक है, जगह का नाम मझगांव है। मझगांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, मुंबई में पड़ता है। और मुंबई कहाँ दोस्तों, आपके महाराष्ट्र राज्य में है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मझगांव डाक जो दोस्तों, यह भी जहाज निर्माण यहाँ भी होता है, इसलिए दोस्तों इसे जाना जाता है। कोलकाता पोर्ट का नाम दोस्तों चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो पहले कलकत्ता पोर्ट था, अब उसका नाम रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, मुखर्जी बंदरगाह है, इसका नाम कर दिया गया है। एक सवाल आता है कब किया गया है नाम चेंज, तो याद रखेंगे 2020 में दोस्तों इसका नाम चेंज किया गया था, जून महीने में। जनवरी में प्रस्ताव दिया गया था, जून में चेंज हो गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर अब कलकत्ता बंदरगाह को जाना जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए फिर से आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन ये सीरीज आप जरूर देखिए। इस सीरीज को देखने से एक फायदा मिलेगा ना कि समय के साथ एक एक विषय मैं आपको पढ़ा के समाप्त कर दे रहा हूं, ताकि आप अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सके। ठीक है, देखिए इसी सीरीज में अगर 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक का आप वीडियो देखते हैं तो पूरा प्राचीन इतिहास आप पढ़ सकते हैं। 46 से लेकर 91 तक का वीडियो देखते हैं तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ सकते हैं। 92 से लेकर 150 तक का लेक्चर देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर सकते हैं। 151 से लेकर 230 तक देखते हैं तो संविधान को आप कवर कर सकते हैं। 231 से 330 तक देखते हैं, पूरे 100 लेक्चर विश्व का भूगोल कवर हो जाएगा। और 331 से पढ़ते पढ़ते हम आ गए 446 नंबर पे। ठीक है, 446 यानी अपने 116 नंबर के लेक्चर पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों खत्म नहीं हुई है, अभी चल रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं, एकदम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। ठीक है, अब ये वायु परिवहन जैसे समाप्त होता है, हम लोग जनगणना रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा सवाल आता है। और अंतिम में जनजातियों के बारे में पढ़ा दूंगा मैं, भारत की प्रसिद्ध जनजातियां। उसके बाद दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन अभी कुछ लेक्चर चलेगा, तो जो भी 4-6 लेक्चर जाए, 10 लेक्चर जाए, मुझे आइडिया नहीं है इतना कि कितना जा सकता है, लेकिन चलिए जितना जाएगा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, अभी पीछे बताया था कि चाहे कंप्यूटराइज्ड लिख दे और चाहे निगमित लिख दे। क्या लिख दे दोस्तों, निगमित बंदरगाह लिख दे, दोनों में आपका जवाब क्या होगा, एक ही जवाब होगा। ठीक है, कह रहा है सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह या निगमित बंदरगाह ये कौन सा है, तो पीछे मैंने आपको बताया था एन्नौर बंदरगाह। कौन सा, एन्नौर बंदरगाह बताया था, जो कि कहां पर स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चलिए एन्नौर लिखिए, फिलहाल एन्नौर लिखेगा। और इसी को आंध्र प्रदेश नहीं यार, वहां तमिलनाडु में स्थित है। 1 मिनट में चेक कर लूं तो कहीं लिख तो नहीं दिया। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह जो है, ये कामराज बंदरगाह, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है, राज्य तमिलनाडु है। तट दोस्तों कोरोमंडल है, देखो मैं कहीं तो लिख दिया हूं गलती से। ठीक है, 1 मिनट, जवाहरलाल नेहरू यहाँ, आंध्र प्रदेश नेल्लौर, कोरोमंडल तट, ये तो कृष्णापत्तनम हो गया, पारादीप हो गया, और एन्नौर आंध्र प्रदेश नहीं दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा संभाल लीजिए आप, यहाँ तमिलनाडु होगा। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है, बहुत ध्यान सुनिएगा। एन्नौर बंदरगाह जो है ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मुझे लगा कि मैंने पीछे कहीं मिस्टेक कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला सवाल दे रहा है दोस्तों यहाँ पे, सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना की घोषणा कब की गई, पहले घोषणा छोड़िए, पहले इसका उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो याद रखेगा, बंदरगाहों को, भारतीय बंदरगाहों को आपस में जोड़ना। ठीक है, भारतीय बंदरगाहों को आपस में जोड़ना। ठीक है, आपस में जोड़ना, यही दोस्तों इसका उद्देश्य है, तभी तो इसका नाम दिया गया सागरमाला परियोजना। कब आई थी दोस्तों ये सागरमाला परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 2003 में आया था। 15 अगस्त 2003 को दोस्तों इस परियोजना की शुरुआत किया गया था, इसे आप ध्यान रखेंगे। सागरमाला परियोजना याद है, सभी भारतीय बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए परियोजना दोस्तों शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है, सेतु समुद्रम परियोजना का प्रस्ताव ये दोस्तों किसने रखा था, ये आज की परियोजना नहीं दोस्तों, ये 1860 ईस्वी में दोस्तों इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। और एडी टेलर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने दोस्तों इसके बारे में सुझाव दिया था। किसने दिया था, एडी टेलर नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने दोस्तों सुझाव दिया था। सुझाव क्या दिया था, सुझाव ये दिया था कि जो पाक की खाड़ी है, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, जल डमरू मध्य है, उसे दोस्तों जोड़ने के लिए बताया था। किससे जोड़ने के लिए दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य का, ठीक है,
मन्नार की खाड़ी से, ठीक है, मन्नार की खाड़ी से इन दोनों को जोड़ने के लिए दोस्तों यह प्रस्ताव दोस्तों स्टार्ट किया गया था, सेतु समुद्रम परियोजना, ठीक है। तो याद रखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं एक बार मैप, ऐसे ये आपका गुजरात हो गया, ये नीचे भारत हो गया, इधर आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, इसी साइड में इधर पाक की खाड़ी है, नीचे की साइड में दोस्तों मन्नार की खाड़ी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन में ना रहिएगा, लोकेशन भी इसका जानते रहिए कि किसका लोकेशन क्या है, यह भी ध्यान दीजिएगा। करा सेतु समुद्रम परियोजना जो है जोड़ती है, किसे किसे जोड़ती है दोस्तों बताया, तो यह जोड़ती है पाक की खाड़ी को, पाक की खाड़ी को किससे जोड़ता है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी से, ठीक है, पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से यह जोड़ता है, इसे आप याद रखेंगे, सेतु समुद्रम परियोजना इसका नाम है। पहली बार इस परियोजना के बारे में सुझाव 1860 में एडी टेलर ने दिया था। किसने दिया था, नाम क्या था, नाम था एडी टेलर, क्या नाम था, एडी टेलर नाम है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। करा कालादान मल्टी मॉडल पारगमन परियोजना, परिवहन परियोजना दोस्तों, ये पहली बात अपने भारत की परियोजना नहीं है, ये कहां से संबंधित दोस्तों, यह परियोजना म्यांमार से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि यह भारत की परियोजना नहीं है, यह म्यांमार से संबंधित परियोजना है। कालादान मल्टी मॉडल पारगमन, क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए दोस्तों इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर है, तभी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यह परियोजना दोस्तों यह कालादान नदी पर ही दोस्तों बनाई गई है, इसी वजह से इस परियोजना का नाम कालादान परियोजना रखा गया, ठीक है। कुल 158 किलोमीटर लंबी दोस्तों यह क्या है दोस्तों, यह एक जो है परिवहन क्षेत्र बनाता है, ठीक है, परिवहन क्षेत्र निर्मित करता है दोस्तों, क्षेत्र निर्मित करता है, ठीक है, जिसमें आवागमन हो सके, किसके माध्यम से, पानी वाली जहाजों के माध्यम से, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ सर्वप्रथम दोस्तों कब किया गया था, तो कब पूछेगा तो बताएगा दोस्तों 1911 में फरवरी महीने में दोस्तों पहली बार जो है क्या किया गया था, ये भारत में प्लेन चला था, जो नैनी से इलाहाबाद के बीच में चला था, ठीक है, नैनी से इलाहाबाद के मध्य, ठीक है, नैनी से इलाहाबाद के मध्य दोस्तों चलाया गया था। ये दोस्तों चिट्ठी मेल यानी क्या दोस्तों, चिट्ठी लेकर उड़ा था, ध्यान दीजिए, ठीक है, इसमें कोई आदमी भी नहीं बैठा था, ये चिट्ठी लेकर उड़ा था। एक फ्रांसीसी जो है उड़ान चालक थे, उन्होंने दोस्तों ये जहाज उड़ाया था, फ्रांसीसी विमान चालक थे, हेनरी पिकेट उनका संभवतः नाम है, नोट कर लीजिएगा, एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है, हेनरी पिकेट, ठीक है, हेनरी पिकेट ने क्या किया था दोस्तों, ये जहाज उड़ाया था, इसको आप ध्यान रखेंगे 1911 में फरवरी महीने में, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के लिए, और 6500 मेल लेकर दोस्तों ये जहाज उड़ी थी, कितना मेल, 6500 मेल लेकर ये जहाज उड़ी थी, ये भी याद रखेंगे। करा विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किन स्थानों का, और ये दुनिया का, भारत का ही नहीं दोस्तों, ये दुनिया का भी पहला जो है डाक परिवहन सेवा रहा है, जो कि नैनी भी दोस्तों इलाहाबाद में है, नैनी से इलाहाबाद के मध्य इसका ट्रायल किया गया था। कुल 6500 चिट्ठी लेकर दोस्तों ये उड़ा था। हेनरी पिकेट दोस्तों ये जहाज उड़ा रहे थे, ठीक है, हेनरी पिकेट, ठीक है, हेनरी पिकेट जहाज उड़ा रहे थे, और हेनरी पिकेट क्या थे दोस्तों, यह एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। किलोमीटर की बात करें दोस्तों तो ज़्यादा नहीं, केवल 9.7 किलोमीटर, ठीक है, 9.7 किलोमीटर या फिर 6 मील की दोस्तों यात्रा थी, बहुत कम दूरी के लिए दोस्तों ये प्लेन उड़ा था, ये तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसे आप AAI कहते हैं, ठीक है, AAI का मतलब क्या होता है, ठीक है, AAI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो देखिए भारतीय विमान प्राधिकरण जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ये आप याद रखेंगे। सफदरजंग जो जगह है दोस्तों यहाँ पर है, याद रखेंगे। करा भारत की घरेलू उड़ानों के लिए वायुदूत नाम का एक निगम स्थापित किया गया, ठीक है, निगम यानी एक नया एयरलाइन स्टार्ट किया गया था, ये 1981 में स्टार्ट किया गया था, जनवरी 1981 में, ठीक है, जनवरी 1981 में यह घरेलू यानी जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती हैं उनके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। वायुदूत नामक एक निगम स्थापित किया गया था, ये दो बड़ी एयरलाइन कंपनियों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों का नाम आता है, ठीक है, यह इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस
एयरलाइंस प्लस एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया, इन दोनों के सहयोग से दोस्तों इसे जो है स्टार्ट किया गया था, या इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर था एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। और एक तरह से ये जो वायुदूत था एक सरकारी उपक्रम था, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों इसे शुरू किया गया था, कोई प्राइवेट या निजी संस्था के द्वारा नहीं चलाया गया था, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला है भारत में वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब किया गया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण। देखिए 2-3 चीज आप जरूर याद रखेंगे, जैसे आपसे बैंक का राष्ट्रीयकरण खूब पूछता है, ठीक है, परीक्षा में खूब पूछता है बैंक का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, बैंक का राष्ट्रीयकरण। तो पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और बड़ी बात यह है कि वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण इसके भी पहले कर दिया गया था 1953 में ही। कब किया गया था? 1953 में ही बैंकों का भी दोस्तों राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ये वायु सेवाओं का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, याद रखेंगे। राष्ट्रीयकरण करने से क्या होता है, थोड़ा सा जो है कंट्रोल आ जाता है, ठीक है, जो कंपनियां रहती हैं उनके ऊपर सरकारी कंट्रोल आ जाता है। राष्ट्रीय विमान प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ राष्ट्रीय विमान, पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण, ठीक है, आपने पीछे पढ़ा था राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विमान प्राधिकरण के बारे में पढ़ा था, प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित था, ठीक है। उसी तरह से राष्ट्रीय विमान प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान जो दोस्तों ये कहाँ पर है, यह भी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली बसंत कुंज में स्थित है, ठीक है। ये वाला दोस्तों बसंत कुंज में है, बसंत कुंज, इतना डिटेल नहीं जाना आपको। और ये वाला सफदरजंग में, ठीक है, सफदरजंग, ठीक है, सफदरजंग, ठीक है, सफदरजंग, ठीक है, यह सफदरजंग में है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, नई दिल्ली याद रखिए, इतना पर्याप्त आपके लिए है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। करा केंद्र सरकार ने बेंगलुरु के पास में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की अनुमति दी है दोस्तों? तो उसका नाम है देवनहल्ली। क्या नाम है दोस्तों? देवनहल्ली, ठीक है, देवनहल्ली, ठीक है, देवनहल्ली हवाई अड्डा दोस्तों, एक नया हवाई अड्डा यहाँ बनने वाला है, ठीक है, देवनहल्ली हवाई अड्डा, ठीक है, देवनहल्ली हवाई अड्डा। कई बार दोस्तों आप इसका एक नया नाम भी पढ़ते हैं, इसी को कहते हैं कैंपेगौड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? कैंपेगौड़ा, ठीक है। तो पुराना सवाल है थोड़ा, ठीक है, अब तो बन भी चुका है, ठीक है, कैंपेगौड़ा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, तो इसी के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, तो इसी के बारे में आपने पीछे पढ़ा था कि ये आपके कहाँ स्थित है, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सवाल अलग दे रहा दोस्तों इस बार, कर इसका गठन दोस्तों कब किया गया था, ठीक है, कब इस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो 1995 में किया गया था दोस्तों, 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 1995 को दोस्तों क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है। यह अथॉरिटी है एआई के नाम से, जिसे आप जानते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन विभाग, ठीक है, ये विभाग दोस्तों कब स्थापित हुआ है? भारत में नागरिक उड्डयन विभाग, एक्चुअली में थोड़ा सा आप यहाँ पे एक चीज और याद रख सकते हैं, नागरिक उड्डयन महाविद्यालय, ये परीक्षा में खूब पूछता है, ठीक है, नागरिक उड्डयन महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय, ये दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है, एक तरह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और ये आपके स्थित है इलाहाबाद में। कहाँ स्थित दोस्तों? इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में कहाँ पर? बमरौली में, ठीक है, बमरौली में इलाहाबाद का एयरपोर्ट भी स्थित है। और भारत में नागरिक उड्डयन विभाग की जो स्थापना की बात कर रहा है, यह तो बहुत पहले ही बन चुका था, 1927 में पहली बार जो फ्लाइट उड़ा था भारत में 1911 में, और 1927 में एक नागरिक उड्डयन विभाग दोस्तों स्थापित किया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना, यह दोस्तों कब किया गया था? तो ठीक इसके जो है 2 साल पहले भारत में घटना घटी थी, एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा स्टोरी सुनाता हूं, याद रखिएगा, 1976 की घटना है, ठीक है, 1976 नवंबर 1976, मुझे तिथि ज़्यादा नहीं याद है, ठीक है, नवंबर 1976 की घटना है। और इस घटना में क्या हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, प्लेन हाईजैक हो गया था, ठीक है, प्लेन हाईजैक, ठीक है, प्लेन हाईजैक हो गया था। और कहाँ से दोस्तों? तो पालम हवाई अड्डा है दोस्तों, पालम हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है, पालम हवाई अड्डा दिल्ली से दोस्तों यह प्लेन जो है हाईजैक कर लिया गया था, ठीक है। 2 लोग दोस्तों इसमें बंदूक के लिए चढ़ गए और उसके बाद प्लेन को उन्होंने हाईजैक कर लिया। उसके बाद दोस्तों पांडे समिति की सिफारिश आई, ठीक है,
पांडे समिति की सिफारिश, ठीक है, पांडे समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसकी स्थापना किया गया, ठीक है, इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और सिफारिश के 2 साल बाद 76 में घटना घटी थी, 78 में दोस्तों ये जो इसको स्थापित किया गया था। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी घटना थी, इसी वजह से दोस्तों क्या किया गया था, यहाँ पर एक स्थापना किया गया नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो, तब जाके सुरक्षा ब्यूरो आया कि सिक्योरिटी का थोड़ा जो है ध्यान रखा जाए। अभी के लिए दोस्तों मैं बता दूं बहुत सारे कोर्स हमने बना रखे हैं। एक बार आप स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एक नया एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लास दोस्तों वहीं पे चलती, पहले से बहुत कम फीस पर दोस्तों क्लास चलाई जा रही है। आप एक बार आइए। आप हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, पैसे पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। कोई टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, आप कभी मेरी क्लास में आएंगे ना, देखिए दिन भर मौज मस्ती करने के लिए बहुत समय आपके पास है, दिन भर वही तो कर रहे हो, लेकिन आधा घंटा अगर आप सीरियस होकर पढ़ भी नहीं पाओ, बच्चे कहते हैं सर आप हमेशा सीरियस होकर पढ़ाते हैं, आप 24 घंटे क्या करते हैं? 24 घंटे आप पूरा सीरियस ही रहते हैं। मुझे पता आप कितना मनोरंजन आपकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन से हट करके अगर आप सीरियस मोड में आकर सवालों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो लगेगा कि नहीं कुछ फायदा हो रहा है हमारा। और मेरी क्लास में आने के बाद कभी भी कोई भी मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी भी कोई भी लेक्चर आप उठा के देख लीजिए, ऐसा एक सिंगल लेक्चर नहीं है जिसे देखने के बाद आप ये कहिए कि आज हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब मैं कोई लेक्चर बनाता हूं ना, तो मैं तो अपने ही लेक्चर में हमेशा कुछ नया सीखता रहता हूं। मेरी आदत है कुछ ना कुछ शोध करना, कुछ नई चीजें लाना। तो सोचिए जब मैं फ्री के लिए इतना टाइम स्पेंड कर सकता हूं, इतना अच्छा कंटेंट दे सकता हूं, तो अपने पेड कोर्स के लिए मैं कितना मेहनत करता हूं। आप कल्पना कीजिए, केवल जो मेरा पेड कोर्स है उसके लिए मैं कितना मेहनत करता हूं, ये खाली आप सोचिए। तो फ्री वाली क्लास आप देख रहे हैं, पेड क्लास में यदि आप जीएस को मजबूत करना चाहते हैं, आप मेरे साथ आइए। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आपको जीएस का एक एक लाइन आपको याद करा दूंगा, मूवी की तरह, पिक्चर की तरह। जैसे पिक्चर आप नहीं भूलते ना, पिक्चर कभी का देख लिया, स्टोरी याद रहती है दिमाग में, उसी तरह से होगा। तो प्राचीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये दोनों लेक्चर हमारे आ चुके हैं, नए बैच आ चुके हैं, बहुत कम प्राइस में। आप एक बार पढ़ के देखिए, आनंद बहुत आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट में चले जाए तो वहाँ ये पूरा का पूरा जो 446 लेक्चर है पूरा आपको प्लेलिस्ट में नजर आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन यही है, बीच में फोटो लगी होगी मेरी, तो ये इसका पहचान है, स्टडी 91 ऑफिशियल। आप याद रखें, किसी तरह की दुविधा है, समस्या है, ये हमारा नंबर है, चाहे फोन कर लीजिए। फोन अगर किसी वजह से नहीं उठ पा रहा है तो आप व्हाट्सएप पे अपनी समस्या भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे खुद ही कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।